मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में फिजिकल रिलेशन बना, विथ कंसेंट बना। सर हम एक टर्म सुनते हैं इलीगल कस्टडी है। पुलिस रात को 10 बजे 11 बजे आती है, नॉक करती है, बोलती है मैं आपको लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन। तो सबसे पहले क्या ये लीगल है? एफआईआर अगर रजिस्टर होने के बाद राइट, वहाँ पे वो अरेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकती है पुलिस। ओके सर, पर आपको क्यों लगता है कि क्यों पुलिस अवॉइड करती है एफआईआर रजिस्टर करना? देखिए बहुत सारे मामले कोर्ट्स में जाते हैं जो इसलिए जाते हैं ताकि पुलिस को डायरेक्शन दिया जा सके कि वो एफआईआर को रजिस्टर करे। जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि म्यूचुअली बैठ करके आपस में दो फैमिलीज जो है। एज अ क्रिमिनल लॉयर, राइट, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट केस? हाउ वाज इट? क्या था एंड हाउ डिड यू अप्रोच? जो जजेस जिस तरह से बात करते हैं लॉयर से, विटनेस से, राइट, थोड़ा उसमें एरोगेंस भी दिखता है, राइट? इज दैट राइट? दोस्तों, आज हमारे गेस्ट है आशुतोष श्रीवास्तव। आशुतोष जी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर है और एए एसोसिएट्स के फाउंडर। एक ऐसी लॉ फर्म जिसके ऑफिसेज पुणे, मुंबई, दिल्ली, दुबई और न्यू जर्सी जैसे शहरों में है। दोस्तों, इन्हें 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इस वक्त में इन्होंने इंडिया के मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस को हैंडल किया है। फॉर एग्जाम्पल, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इंटरपोल, एनडीपीएस नारकोटिक्स और सुप्रीम कोर्ट में हाई प्रोफाइल बेल मैटर्स। इनके क्लाइंट्स में शामिल है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेस टाइकून्स, डायमंड मर्चेंट्स, जो इनके पास तब आते हैं जब उनका सब कुछ दांव पे लगा होता है। 2017 में इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महात्मा गांधी सम्मान मिला ड्यू टू हिज डायनामिक एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज इन लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आशुतोष जी के साथ जानेंगे कि इंडिया में पावर और जस्टिस का असली चेहरा क्या है। हम ये भी जानेंगे कि हाई प्रोफाइल केस के पीछे असली कहानी क्या होती है, और हम ये भी पता करेंगे कि इंडिया में गरीब होना क्या सच में एक बहुत बड़ा क्राइम है। दोस्तों, इस एपिसोड को एंड तक देखना, बिकॉज आई एम श्योर अगर आप इस एपिसोड को एंड तक देखोगे तो आप कुछ ऐसी सच्चाइयों से वाकिफ होगे जो आपके होश उड़ा देगी। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिटवीन लाइन्स। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन बिटवीन लाइन्स, आई अप्रिशिएट। मेरा पहला क्वेश्चन आपको ये है, जो बहुत क्यूरियस माइंडेड क्वेश्चन है। ऑन एवरेज इंडिया में मोस्टली जो पब्लिक है पुलिस से बहुत डरती है, राइट? जी। पर ऐसा बोला जाता है कि पुलिस वकीलों से बहुत डरती है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि कोई भी जनता जो है वो पुलिस से डरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस जो है वो जनता के लिए है, जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। और अगर जनता कभी किसी प्रॉब्लम में आ जाए तो उस प्रॉब्लम से वो कैसे उसको निकाले, वो उसके लिए है। मतलब बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता की मदद के लिए पुलिस को बनाया गया है, पुलिस डिपार्टमेंट को बनाया गया है। जहाँ तक डर का सवाल है, देखिए, पुलिस की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। जहाँ तक मुझे लगता है उनको कानून के हिसाब से काम करना उनकी जिम्मेदारी है, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है। चाहे हमारा आज का नया कानून बीएनएसएस हो, बीएनएस हो, सब जो प्रोविजंस बनाए गए हैं, नॉट ओनली पुलिस बट जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो सीबीआई हो, सीआईडी हो, ईडी हो, कोई भी इस तरह की जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वो जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको प्रॉपर तरीके से वो फॉलो करें। और बाकी जो काम है, सजा देना या जो भी एक्शन लेना, वो कोर्ट का काम है, उनका काम नहीं है। अब जहाँ तक वकीलों का सवाल है, तो देखिए क्या होता है कि अगर पुलिस कोई गलत रुख लेती है तो हो सकता है कुछ वकील रिटालिएट करते हैं। हालांकि वकीलों को भी कानून अपने पास, अपने हाथ में रखने की कोई ऐसा ही कोई उनके पास नहीं है प्रिविलेज। वो भी जो है कोर्ट प्रोसेस से ही उनको जाना चाहिए, और यही हमारे समाज के लिए, हमारे कंट्री के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यही सही है। तो हर इंसान, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लॉयर हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कानून की जो है परवाह करें और कानून के हिसाब से अपने काम को अंजाम दें। लेकिन चूंकि जो आम जनता होती है वो डर जाती है, घबरा जाती है। आज के डेट में हम देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते, एफआईआर रजिस्टर करना हो या कोई प्रॉब्लम में वो हो तो जाना नहीं चाहते। ये एक मुझे लगता है बहुत गंभीर मामला है, और ये जो पुलिस का कर्तव्य बनता है कि वो हर तरीके से जो है जनता में अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, ताकि जनता उन पे बिलीव करे। अगर वो कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो तो उनको एक भरोसा हो कि मैं अगर पुलिस स्टेशन जाऊंगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मेरे प्रॉब्लम को सुना जाएगा।
और साथ में बहुत सारे झूठे कंप्लेंट्स भी होते हैं, हम देखते हैं। हाँ। तो इसमें भी मुझे लगता है कि पुलिस को देखना चाहिए। बहुत सारे जजमेंट्स दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे ललिता कुमारी का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप पहले कुछ मामलों में जो है पहले आप इंक्वायरी कीजिए, आपको लगता है कि सही में कोई क्राइम हुआ है तो ही फिर जो है आप आगे जाकर के एक्शन लीजिए या FIR रजिस्टर कीजिए। तो वो दोनों बातें हैं यहाँ पर। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो पीपल्स फ्रेंडली प्लेस होना चाहिए, और ये वर्ल्ड में ही, मतलब इंडिया में नहीं, हर जगह मैंने आप देखेंगे तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता है। राइट। मेरा ये सवाल पूछने का उद्देश्य ये था क्योंकि जितना परसेप्शन है, राइट, हम देखते हैं कि पुलिस को जब लगता है ये तो आम जनता है, ये परसेप्शन है, ये मैं नहीं बोल रहा, मैं कोट नहीं कर रहा, परसेप्शन है कि यार ये तो आम जनता है, इसको हम जैसे चाहे मोल्ड कर सकते हैं। पर जब उन्हें समझ में आता है कि ये सामने वाला जो बंदा है या बंदी है एक लॉयर है, तो उनका जो रवैया वो बदल जाता है। और हमने पिक्चरों में भी देखा है, हमने न्यूज में भी देखा है। तो आर दे रियली स्कैर्ड ऑफ, बिकॉज एक एग्जाम्पल है, आई थिंक कुछ साल पहले जो दिल्ली में वकील और पुलिस का झगड़ा हुआ था, राइट, वो भी बहुत इनफेमस था। तो यू नो थिंग्स लाइक दिस। हाँ जी, ये आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जब कानून का कोई जानकार होता है और उसको कोर्ट में जाने का एक परमिशन होता है, लाइसेंस होता है, तो कहीं ना कहीं चाहे वो पुलिस क्यों कोई भी दूसरे डिपार्टमेंट भी हो, तो वो ज़रूर देखते हैं कि कानूनी तौर पे वो कहीं गलत ना हो। क्योंकि जो सामने वाला व्यक्ति अगर वकील है तो वो कानून को जानता है, समझता है। वो सारे जितने भी जजमेंट्स हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों, हाई कोर्ट्स के हों, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कि किस तरह से इस मामले को हैंडल करना चाहिए, वो उनको उस बात की जानकारी है। और शायद ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पुलिस हो या कोई भी इस तरीके के कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हो, इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत सारे केसेस में कुछ वकीलों को भी नोटिस भेजा गया था, और ये मामला जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत ऐतराज़ जताया कि जो व्यक्ति, जो एक वकील है जिसको एक लाइसेंस मिला है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को जो है सही एडवाइस दे कि ऐसे मामले में किस तरह से क्लाइंट को वो डिफेंड कर सकता है। और अगर वो डिफेंड करता है, जैसे पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उसी तरह से वकीलों की भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनके भी अपने राइट्स एंड प्रिविलेजेस हैं। तो आप ऐसे नोटिस नहीं भेज सकते, और ऐसे बहुत सारे नोटिस को फिर बाद में विड्रॉ किया गया था। तो मुझे लगता है कि ये कानून को जानना एक, मुझे लगता है हर एक जनता के लिए ही एक ज़रूरी विषय है, ताकि उनके साथ कोई गलत ना कर सके। पुलिस ही नहीं, कोई भी दूसरा डिपार्टमेंट उनको गलत तरीके से ट्रीट ना करे और उनको गलत बात बता करके उनका एडवांटेज ना ले। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए नॉट ओनली लॉयर्स, बल्कि मुझे लगता है आज के डेट में जो जनता है, जो लोग हैं, उनको अपने खुद के राइट्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि उनका फंडामेंटल राइट क्या है और कहाँ पे उनके साथ गलत किया जा रहा है, और इसके खिलाफ वो किस तरीके से कोर्ट में जा सकते हैं। ये सारे राइट्स उनको जो है इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। समझ गया, थैंक यू सर। हम एक टर्म सुनते हैं इलीगल कस्टडी, राइट जी। फॉर एग्जांपल पुलिस रात को 10 बजे 11 बजे आती है, नॉक करती है, बोलती है मैं आपको लेके जाऊंगी पुलिस स्टेशन, भले अरेस्ट वारंट ना हो, एक केस है, उस सिलसिले में आपको चलना पड़ेगा जी। तो सबसे पहले क्या ये लीगल है? सेकंड, अगर है, जो मेंबर्स है फैमिली के, प्रिकॉशनरी उन्हें क्या करना चाहिए? मे बी देयर इज अ चांस कि पुलिस आपको पुलिस स्टेशन ना लेके जाके किधर और लेके जाए। जी, देखिए, सबसे पहले जो कानून में जो प्रोविजन है, अगर हम देखें सेक्शन 35 जो है BNSS में जो नया कानून है, या पहले भी था, CRPC में भी ये प्रोविजन था सेक्शन 41A में, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अरनेश कुमार का जो जजमेंट था वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें बहुत ही क्लियर किया था कि पुलिस जो है, जहां पर 7 साल या उसके कम का पनिशमेंट है FIR अगर रजिस्टर होने के बाद, वहां पे वो अरेस्ट डायरेक्टली नहीं कर सकती है पुलिस। ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि पुलिस को एक नोटिस सर्व करना होगा एक्यूज्ड को, आरोपी को, और बोलना होगा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा FIR रजिस्टर हुआ है, आप इसमें कोऑपरेट कीजिए और आप पुलिस स्टेशन आइए और अपना स्टेटमेंट दीजिए, या जो हमें जानकारी चाहिए वो आप हमें दीजिए। अगर ये नोटिस बहुत बार जाते हैं और व्यक्ति नहीं आता है, तो विथ सर्टेन लीगल प्रोसेस तभी वो अरेस्ट कर सकते हैं। ये कानून कहता है। जहां 7 साल के ऊपर का पनिशमेंट है, ऐसे मामलों में पुलिस को है पावर्स
अरेस्ट करने का, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का जो रोल होना चाहिए वो सिर्फ अरेस्ट करना नहीं होना चाहिए। पुलिस का रोल होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करना और सच्चाई को कोर्ट के सामने लाना, ये उसका उद्देश्य होना चाहिए। किसी को सिर्फ अरेस्ट करके अंदर डाल देना, क्योंकि देखिए जब तक ट्रायल नहीं हुआ है कोई भी व्यक्ति उसको इनोसेंट ही समझा जाएगा। जब तक ट्रायल करके, जब तक ये ना प्रॉपर रिजल्ट आ जाए कि हाँ ये इस व्यक्ति ने, इस आरोपी ने, इस एक्यूज ने कोई क्राइम किया है और इसको पनिशमेंट दिया जा रहा है इतने साल का, तब तक वो व्यक्ति जो है बिल्कुल बेकसूर माना जाता है, इनोसेंट माना जाता है। और ये बहुत ही क्लियर कहावत है कि एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस एंड अनटिल प्रूवन गिल्टी by following the due process of law, and the due process of law is the complete trial in criminal cases. तो बिना ट्रायल के अगर पुलिस लेके आती है, अरेस्ट करती है, तो ये बिल्कुल ही जो है गलत है अगर वो सेक्शन 35 का नोटिस सर्व नहीं करती है तो। और ऐसे बहुत सारे मामले हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जहां पुलिस पे सीरियस एलिगेशंस लगाया गया है कि आपने प्रोसेस ऑफ लॉ को क्यों फॉलो नहीं किया। और ऐसे कितने सारे जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी FIR होता है, 7 साल कम से कम का जो है पनिशमेंट है उन सेक्शंस में, स्टिल पुलिस ने अरेस्ट किया। ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं। हो सकता है कि, मुझे जो लगता है कि उनको भी कहीं लीगल ट्रेनिंग और जहाँ पे ज़रूरत होनी चाहिए वो देना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। कानून की जानकारी होना ज़रूरी है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनको जो है कोई पर्टिकुलर कानून की जानकारी ना हो और उन्होंने जाने अनजाने में भी गलती की हो, ये भी हो सकता है। बहुत सारे हो सकता है कि इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन ये पुलिस का जो है ये ग्राउंड या ये डिफेंस नहीं माना जा सकता। ये बिल्कुल गलत है। उनको बिल्कुल प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करना उनकी जिम्मेदारी है और यही कोर्ट्स भी कहते हैं। उनको क्या, किसी को भी, किसी भी आम जनता को भी लॉ फॉलो करना, ये हर एक हम इंडियंस की जो है, एवरी जो सिटीजन है हमारे, सबकी जिम्मेदारी है। ये उनकी ड्यूटी है कि वो अपने जो भी जो कानून है उसको फॉलो करें। यस सर, पर अगर कोई इंटेंशनली उठा के लेके चले जाते हैं, राइट जी, तो जो फैमिली मेंबर्स है जी, उन्हें इमीडिएटली क्या करना चाहिए? देखिए, अगर कोई पुलिस का कोई पर्सन आकर के या कोई भी डिपार्टमेंट का सीधा उठा के अरेस्ट करके लेके चला जाता है और जो सेक्शंस लगे हैं वो 7 साल के कम के पनिशमेंट के लिए हैं और पुलिस ने जो है कोई नोटिस सेक्शन 35 का नहीं दिया है BNSS का, तो ये जो सेक्शन 35 का है ये 7 साल के ऊपर का क्राइम है बेल जी, मतलब अगर 7 years एंड अबव पनिशमेंट है तो उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है? नहीं, उसमें कंपलसरी नहीं है नोटिस देना। लेकिन मैं अगर 7 साल, क्योंकि देखिए जो एवरेज जो क्राइम्स रजिस्टर होते हैं उसमें जनरली 7 years या उसके लेस का जो है पनिशमेंट के ही जनरली सेक्शंस लगते हैं, क्योंकि उसके ऊपर के जो सेक्शंस लगते हैं वो, इसका मतलब है कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर और बड़ा मामला है। लेकिन मैं अगर नॉर्मल बात करूं आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 7 साल या उसके अंदर के जो भी FIRs रजिस्टर होते हैं सेक्शंस के, उसमें वो उनका कोई भी रिलेटिव जो है वो हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है और वो रिट पिटीशन फाइल कर सकता है हैबियस कॉर्पस में। जी, और बोल सकता है कि जो है इलीगली डिटेन किया गया है और जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं फॉलो किया गया है। ऐसे मामलों में जो है हाई कोर्ट बिल्कुल जो है इमीडिएटली कॉग्निजेंस लेता है और बिल्कुल नोटिस इशू करता है पुलिस को कि आपने ये जो FIR रजिस्टर हुआ है इस मामले में आपने क्यों जो है प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। और हमने देखा है कि बहुत सारे मामलों में सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा कि कॉम्पनसेशन भी दिया गया है, ह्यूज कॉम्पनसेशन भी लोगों को दिया गया है जहां पर इस तरीके का इलीगल डिटेंशन हुआ है। कई तो मामले ऐसे भी हैं, सेक्शंस का तो जाने दीजिए, कई मामले जहां पर FIR रजिस्टर भी नहीं हुआ है, उसके बावजूद जो है किसी को रात में लेकर के गए, पूछताछ के नाम पर सुबह तक उन्होंने रखा। ये सबको इलीगल डिटेंशन जो है ट्रीट किया गया है कोर्ट्स द्वारा। और बहुत ही सख्त जो है निर्देश, डायरेक्शंस दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स को कि आप इस तरीके का जो है कानून अपने हाथ में आप नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत सीरियस मामला है और इस पे कोर्ट्स ने बहुत बार कॉग्निजेंस लिया है। ट्रू सर, हम ये भी देखते हैं आजकल ज़्यादा देख रहे हैं जनता की परसेप्शन में बोलूँ, राइट, आम आदमी का परसेप्शन, तो दे माइट नॉट हैव ऑब्जेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस हैंडकफ करके लेके जाती है जी, या जो लोकल लेवल के गूंज होते हैं उनको सड़क पे घुमाते हैं हाथ बंद करके, राइट, या उनके मुंह पे काला मास्क डाल के उनको लेके जाते हैं, राइट। सो इज दैट लीगल? इफ यस, व्हेन इज इट लीगल? कुछ पर्टिकुलर क्राइम है जब आप ऐसा कर सकते हो? नहीं, ये मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल लीगल नहीं है। पुलिस की अपनी जिम्मेदारियां हैं। आप किसी को अरेस्ट करते हैं
ठीक है, तो अरेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली ये साबित हो गया कि उसने कोई क्राइम किया है, राइट, क्योंकि ये काम कोर्ट का है, कोर्ट को तय करना है कि उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है। और जो रूल ऑफ लॉ है उस हिसाब से पुलिस जो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे मैंने अभी बताया, वो प्रोसेस करते हुए अगर किसी को अरेस्ट करती है तो पुलिस का काम है पूछताछ करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जानकारियां निकालना, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, या कोई फोन्स है, लैपटॉप्स है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कहीं पे भी वो रिकवर करना, उससे जानकारियां निकालना, पूछताछ करना, या एक विटनेस कोई दूसरे विटनेस का नाम अगर बोल रहा है, एक एक्यूज्ड, तो उसको भी बुला करके पूछताछ करना, ये उनका रोल है। उनका रोल कभी ये नहीं है कि वो डायरेक्टली पनिशमेंट दे दें या मारने लग जाएं, जबरदस्ती घसीट के लेके जाने लग जाएं, काला वो स्याही लगा दें, ये कर दें। ये बिल्कुल ही अनलॉफुल है और इसमें कोर्ट्स ने बहुत जो है सख्त जो है एक्शंस लिए हैं पहले भी, और अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो जरूर कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि, देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ केसेस में इस तरह से होता है जो कि अनलॉफुल है, इलीगल है, बट ऐसा नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट में और भी जो ऑफिशियल्स हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते भी हैं। ऐसे भी बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं जो अपनी काम को बहुत तरीके से करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक, चाहे वो पुलिस ऑफिशियल हो या कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, वो इस तरह से कर रहा हो। लेकिन अगर कोई करता है तो ऑब्वियसली जो एक्यूज्ड है या जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसके पास पूरे जो है उसके पास राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो एप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करे और जस्टिस जो है बिल्कुल वो जो है डिमांड करे। समझ गया सर। आप अपने प्रोफेशन में बहुत से पुलिस वालों से मिले होंगे, राइट? अगर मैं आपसे ऑनेस्टली पूछूं, हर 10 पुलिस वाले में कितने पुलिस वाले करप्ट होते हैं, जो आपको ऑनेस्टली लगता है? देखिए, ऐसा है कि ये इसको परसेंटेज में बताना जो है ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बट हम तो न्यूज़ में देखते ही हैं कि किस तरह से इस तरीके के मामले सामने आते हैं। बहुत सारे ऑफिशियल्स जो है पुलिस में हैं, बहुत ऑनेस्ट भी हैं, और ऑनेस्टी की उन्होंने मिसाल बनाई है। हमने देखा है इतने सालों से डिपार्टमेंट को हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने बहुत तरीके से अपना काम किया है, अपनी जान को जोखिम में भी डाला है और लोगों की रक्षा करी है, प्रोटेक्ट किया है और अपने काम को बाखूबी किया है। लेकिन साथ में करप्ट ऑफिशियल्स भी हमने देखे हैं। कितने बार जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने अरेस्ट किया है। रिसेंट टाइम्स में भी हमने देखा कि काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक साथ लेके चलना सही नहीं होगा। जो करप्ट हैं वो करप्ट हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उनका जो है वो गलत काम कर रहे हैं, और जो सही हैं, जो अच्छे तरीके से अपने ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं अपनी ड्यूटीज़ को, तो मुझे लगता है कि वो भी हर एक डिपार्टमेंट में हैं। आज की डेट में पुलिस में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल्स हैं जो बिल्कुल ऑनेस्ट हैं और अपना काम सही तरीके से, अच्छे तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक कॉमन ब्रैकेट में डालना सही नहीं होगा, और ये परसेंटेज बताना एक मुझे लगता है डिफ़िकल्ट टास्क होगा किसी के लिए भी, बिकॉज उनके लिए भी वही कानून है। जब तक वो अगर पकड़े भी गए हैं, जब तक अगर उन पे ये साबित नहीं हो जाता है कि उन्होंने करप्ट एक्टिविटी करी है, तब तक उनको भी इनोसेंट मानना होगा हमें, और देखना होगा कि क्या साबित हो पाता है और कितना जो इस तरह के जो कितने केसेस आते हैं उसमें कितने कन्विक्शंस जो होते हैं उन्हीं को हम गलत मान सकते हैं। समझ गया, मेक सेंस जी सर। FIRs, राइट, हम सुनते हैं कि FIRs ज़्यादा करके रजिस्टर नहीं होते, पुलिस अवॉइड करती है, क्या सच है? अगर है तो क्यों? देखिए, बहुत सारे मामले कोर्ट्स में जाते हैं जो इसलिए जाते हैं ताकि पुलिस को डायरेक्शन दिया जा सके कि वो FIR को रजिस्टर करे। और ये इश्यूज बहुत लोग, हमारी जनता जो है वो फेस करते हैं कि जब वो जाते हैं कोई क्राइम के बारे में बताते हैं तो उनका जो FIR है वो आसानी से रजिस्टर नहीं होता है। ये एक कॉमन इशू है जो लोग फेस करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे केसेस जो BNSS में देखें 175(3) में प्राइवेट कंप्लेंट लोग डालते हैं मैजिस्ट्रेट के पास, और ये बोलते हुए कि हम पुलिस स्टेशन गए लेकिन हमारा FIR रजिस्टर नहीं किया गया, तो आप जो है डायरेक्शन दीजिए पुलिस को कि ये जो है FIR इसमें रजिस्टर हो। बहुत सारे लोग जो है हाई कोर्ट भी डायरेक्टली जाते हैं, लिटिगेंट्स, इन्हीं तरीके के डायरेक्शंस के लिए।
तो ये एक इशू तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि पुलिस को भी अपने सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। जैसे मैंने ललिता कुमारी जजमेंट बताया, तो कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें जो है उनको एक 7 दिनों तक एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है, और अगर पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि इसमें क्राइम प्राइमा फेसी दिख रहा है कि हुआ होगा, तो फिर वो उनको एफआईआर रजिस्टर करना है। लेकिन मुझे लगता है कि प्राइमा फेसी देखने के बाद अगर उनको थोड़ा सा भी लगता है कि क्राइम इसमें हुआ है या चांसेस हैं, तो एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक राइट्स है जो हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं। ताकि मतलब जब भी वो जाएं पुलिस स्टेशन, तो उनका एफआईआर, अगर वो इम्पोर्टेंट क्रूशियल क्राइम के बारे में अगर बता रहे हैं पुलिस को, तो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करना चाहिए, समझिए, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद। समझिए सर, पर आपको क्यों लगता है कि क्यों पुलिस अवॉइड करती है एफआईआर रजिस्टर करने? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो एफआईआर होने के बाद उनको उसमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, हाँ, और उसमें जो है तह में जा कर के सारे डिटेल्स निकाल करके कोर्ट को सबमिट करना होता है, कि क्योंकि एक प्रॉपर एक जो है केस ओपन हो जाता है, एक नया ट्रायल कंप्लीट करना होता है स्टार्ट टू एंड। और बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है जहां पुलिस को लगता है कि ये दो जनों की लड़ाई के बीच में ये जो है एक एडवांटेज लेने की कोशिश की जा रही है, या इसको क्रिमिनल कलर देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे गलत लोग भी जाकर के एफआईआर रजिस्टर करने की मांग करते हैं। ये भी, इसको भी हम नहीं इनकार कर सकते कि अगर कोई दोनों के बीच में कोई रंजिश है, तो उन्होंने कोई एक केस बना दो, इसके ऊपर एक क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर कर दो। इस तरीके की भी बातें सामने आती हैं जहाँ पे पुलिस को लगता है कि प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है, तो वो अवॉइड भी करते हैं जेन्युइन केसेस में। और कुछ केसेस में उनको ऐसा भी लगता है कि ये एक केस हम बनाते हैं तो इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करना होगा, इसमें सालों जाते हैं एक एफआईआर के पीछे। और बहुत बार दो पार्टीज जो है आपस में सेटलमेंट भी कर लेते हैं कोर्ट के थ्रू, या उनको लगता है, जैसे मैट्रिमोनियल केसेस में भी हम देखते हैं कितने सारे सेटलमेंट्स होते हैं एफआईआर होने के बावजूद भी, और जो है एफआईआर को फिर क्वैश किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जहाँ पुलिस जो है जेन्युइन रीज़न से भी मना करती है, और कुछ बातों में उनको लगता है कि इसको अवॉइड करना उनको आसान लगता है, तो ये भी वजह होती है। तो दोनों बातें हैं। समझिए, पर इसमें ऐसा भी केस हो सकता है, क्या ऐसा होता है कि अगर एफआईआर कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन के खिलाफ है तो ऊपर से दबाव आता है? ये हमने बहुत बार देखा है, कोर्ट्स में ऐसे मामले आते हैं जहां कहा जाता है कि जो है प्रेशर दिया गया, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाया गया पुलिस पे कि इसमें एफआईआर होना चाहिए, और इस वजह से एफआईआर हुआ। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो है कोई क्राइम साबित नहीं हो पाया, या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस निकल करके सामने नहीं आया, तो ऐसे मामलों में कोर्ट जो है एक्यूज को डिस्चार्ज कर देती है या एफआईआर को क्वैश कर देती है। तो इसको नकारना कि कोई प्रेशर नहीं आता है, ये गलत होगा, क्योंकि इतने सालों से इतने जजमेंट्स आ चुके हैं, इतने हमने केसेस देख लिए हैं, मीडिया ने भी कवर किया है, तो प्रेशर हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस एक जो है, मैंने जैसे बोला कि लोगों का भरोसा होना चाहिए। पुलिस जो हमारे 3 पिलर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, ये बिल्कुल जो है एक अलग अलग इनके अपने इंडिपेंडेंट राइट्स एंड पावर्स हैं। और मुझे नहीं लगता कि पुलिस जो एग्जीक्यूटिव में आती है उनके अपने पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको अपने पावर्स दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको जो है किसी प्रेशर में आकर के काम करना चाहिए। उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करना चाहिए, जैसे बाकी देशों में भी हम देखते हैं। और उनका काम है सच्चाई को सामने लाना, और लोगों तक जो है कानून का जो है एक जो है पहुंचाना कि आपके साथ कानून खड़ा है। आप अगर एक सिटीजन हो तो हम आपके साथ खड़े हैं, कानून आपके साथ खड़ा है, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ये जो एक भरोसा है, ये तभी आएगा जब पुलिस अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगी, किसी के प्रेशर में आकर के काम नहीं करेगी। और ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो मुझे लगता है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिशियल्स हैं जो इस बात को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं। और अगर ज़्यादा परसेंटेजेस और बढ़ जाएं ऐसे ऑफिशियल्स की, तो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकता है हमारे देश में। समझिए सर, एज अ क्रिमिनल लॉयर, राइट, डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट केस? हाउ वाज इट, क्या था, एंड हाउ डिड यू अप्रोच? जी, हमारा पहला जो क्रिमिनल केस अगर मैं बोलूं तो एक केस था 420 का, जो कि नवी मुंबई में रजिस्टर हुआ था। ओके। और इसको मैंने पहले भी बताया है मेरे कुछ इंटरव्यूज़ में, जहाँ पर पहले क्या होता था कि जो टिकट्स जो बुक किए जाते थे फ्लाइट के, वो ऑनलाइन सिस्टम नहीं होता था सालों पहले। अच्छा। तो जो एजेंट्स होते थे वो बुक करते थे।
Yes. तो एजेंट्स को एयरलाइंस जनरली कुछ एक पीरियड देती थी, जैसे 15 दिन, 1 महीना, कि आप जितने टिकट्स बेच सकते हैं आप बेचिए, ठीक है, और बेचने के बाद जो है एक साथ हमें पेमेंट दीजिए। तो उनको क्रेडिट दिया जाता था। और ये जो एजेंट्स थे, जो ब्रोकर्स थे बड़े, ये अपने अंडर जो है सब ब्रोकर्स को बनाते थे। और सब ब्रोकर्स जो है फिर वो टिकट्स बेचते थे बड़ी बड़ी कंपनीज को, और फिर जो है लास्ट में ये जब ब्रोकर को पे करते थे और ब्रोकर एयरलाइन को पे करता था। तो जो हमारा जो केस था वो सब ब्रोकर का था। तो उसके ऊपर एलिगेशन था कि ब्रोकर ने उसको सर्टेन जो है क्रेडिट लिमिट दिया था और उसने मैक्सिमम टिकट्स सेल किया इस पीरियड में। लेकिन और लोगों ने ट्रैवल भी किया, लेकिन जो है उसने पेमेंट ब्रोकर को नहीं दिया और ब्रोकर जो है एयरलाइन को नहीं दे पा रहा था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस उसके ऊपर रजिस्टर्ड थे। और ये केस हमारे पास आया तो जो एक्यूज्ड था उसके जो फादर थे उन्होंने अप्रोच किया था कि इस तरीके का मामला है, आप हमें मदद कीजिए। तो हमने मदद करने की कोशिश करी उनको, और उसमें बाद में बेल मिला था एक्यूज्ड को। और वो इस ग्राउंड पे मिला था कि जो पुलिस ऑफिशियल जो उसमें इन्वॉल्व थे इन्वेस्टिगेशन में, उन्होंने एक फ़्लाइट टिकट लिया था एक कंपनी से उसको बैंगलोर से मुंबई लाने के लिए एक्यूज्ड को। तो हमने इसी को ग्राउंड बनाया था कि ये अगर पुलिस ऑफिशियल, अगर जो इन्फॉर्मेंट है, जो कंप्लेंट जिसने फाइल किया है, अगर उससे वो फ्लाइट टिकट ले रहा है तो क्या उसकी इन्वेस्टिगेशन को जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है, क्या उसको इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन माना जा सकता है, क्योंकि ये अनलॉफुल है, ये उसने गलत किया है। तो इसी टेक्निकल ग्राउंड पे जो है कोर्ट ने बेल ग्रांट किया था। ये हमारा मेरा ये केस था बहुत सालों पहले। What year was this? It must be some 2007-8 या 2009 मुझे लगता है। सालों पहले की बात है ये। जी, मेरा अपना मानना है कि कोई भी अगर क्राइम होता है और अगर आप किसी को अरेस्ट करके लाते हैं और वो व्यक्ति, वो एक्यूज्ड, अगर बहुत सारे लोगों से फोन पे या कॉन्वर्सेशन उसका होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर वो व्यक्ति जिससे उसकी फोन पे बात हुई हो वो सब के सब वो जो है वो क्राइम में इन्वॉल्व हो। और इन्हीं बातों को लॉयर को उसका काम होता है कि कोर्ट के सामने लाए कि क्या सिर्फ इन बातों से आप कनेक्ट किसी का बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर इतने सीरियस क्राइम में। क्योंकि हर एक जो हमारा सिटीजन है या जो टीनेजर्स हैं खास करके, उनका भी अपना फ्यूचर है, लाइफ है आगे। अगर वो किसी भी गलत एलिगेशन में गलत तरीके से अगर वो फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, ये वही बता सकता है कि वो कितना दर्द से वो गुजरता है जो इस बात से। लेकिन क्या होता है, एक परसेप्शन बनता है मीडिया से, न्यूज़पेपर से, लोगों को लगता है कि हाँ अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसने जो है ये क्राइम जो है ज़रूर किया होगा, या उसका जो है रोल है, या उनका जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा सच्चाई नहीं होती है। और जब ये कोर्ट में मामला जाता है, जब कोर्ट इस बात के तह तक जाता है और जब सच्चाई सामने आती है, तब लोगों को लगता है कि ओ इसने तो क्राइम नहीं किया था, इसको गलत तरीके से फंसाया गया था, ये फंस गया था। तो इसके लिए हम चार्जशीट जो पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो फाइल करती है, हम उसी से इसको आर्ग्यू कर पाते हैं कि चार्जशीट में जो एक्यूज्ड है उसके अगेंस्ट क्या क्या निकल पाया है। अगर सिर्फ सस्पिशन ग्राउंड पे अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो कोर्ट भी इस बात को कंसिडर करता है। और वैसे भी देखिए, प्री ट्रायल जो डिटेंशन है, मुझे लगता है कि उस पे कोर्ट सख्त और ज़्यादा होना चाहिए कि आपको कोई जल्दी नहीं है किसी को पनिश करने की। आप ट्रायल करिए, आप साबित कीजिए किसने क्राइम किया है, और आपको जो सही सजा उसके लिए होना चाहिए आप उसको दीजिए। लेकिन आप एक अंडर ट्रायल प्रिजनर को जो है एक अनलिमिटेड टाइम के लिए आप डिटेन अगर करके रखते हैं तो ये गलत है, ये उसके राइट्स का कहीं ना कहीं वायलेशन है। क्योंकि हर एक एक्यूज्ड के पास एक उसका राइट है कि उसका एक फेयर ट्रायल हो। ये उसको हक बनता है उसका कि वो अपनी बेगुनाही साबित कर सके। लेकिन इसके पहले कि ट्रायल कंप्लीट हो पाए, उसका बहुत सारा वक्त जो है जेल के अंदर जो है बर्बाद हो चुका होता है। और जब वो बाहर आता है अगर ट्रायल से जो है एक्विट होकर के, तब तक बहुत वक्त निकल चुका होता है। और उसका जो है एक तरह से अगर आप देखेंगे, उसकी जो मानसिक हालत होती है वो भी सही नहीं होती, वो पूरा कॉन्फिडेंस उसका लूज हो चुका होता है, एक डिप्रेशन
में वो जो है बहुत हद तक चला जाता है, और बाद में फिर से लाइफ में जो है सेटल होना, वो कॉन्फिडेंस लाना और लोगों में अपना जो है इमेज को वापस लेकर के आना, ये इतना आसान नहीं होता है, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो मुझे लगता है कि चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, कोर्ट्स हो, वो जो है बहुत सेंसिटिव होना चाहिए इन सब मामलों को देखते हुए कि किसी का लाइफ जो है ख़राब नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। अगर आप साबित करते हैं कि उसने क्राइम किया है ट्रायल के थ्रू, तो बेशक जो सज़ा है वो उसको भुगतना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है। लेकिन जब तक ये साबित ना हो तब तक जो है मुझे लगता है कि जो उद्देश्य होना चाहिए, जो मोटिव होना चाहिए अरेस्ट का, वो सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि जो है एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सके ताकि वो व्यक्ति अगर बाहर जाकर के कोई विटनेस को या कोई एविडेंस को टैम्पर ना कर सके, सिर्फ इस पर्टिकुलर रीज़न से अगर वो अरेस्टेड है तो ही सही है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो है बिना ट्रायल के किसी को इनडेफिनेटली अरेस्टेड पोजीशन पे रखना सही होगा कानूनी तौर पे। आई थिंक सर इंडिया में अबाव 70-75% आर अंडर ट्रायल्स, राइट? जी। अंडर ट्रायल्स मतलब अभी तक वो इनोसेंट है लॉ की नज़रों में। जी। आप कोई ऐसा केस जानते हो जहाँ पे अल्टीमेटली जो अंडर ट्रायल था वो इनोसेंट साबित हुआ, बट उस प्रोसेस में उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई, बिकॉज स्टेइंग इनसाइड द जेल 5 years 6 years, जैसा आपने कहा, कॉन्फिडेंस लेवल पूरा जीरो हो जाता है। जी नहीं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एक के आपको सैकड़ों मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे। अगर आप गूगल भी करें तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस मिलेंगे जहाँ पे लोग सालों सालों तक अरेस्टेड रहे। बहुत सारे तो ऐसे भी लोग हैं, देखिए, जो लॉयर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है, या उनके पास कोई बाहर नहीं है जेल के बाहर जो उनकी मदद कर सके या कोई वकील को हायर कर सके। और ऐसे मामलों में अगर आप देखेंगे तो वो सालों साल तक यूं ही पड़े रहते हैं, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। और उनकी लाइफ जो है आधी से ज़्यादा उसमें निकल जाती है और वो बाहर नहीं आ पाते हैं। और बाद में साबित हो पाता है कि नहीं, इसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था। क्योंकि मुझे लगता है कि इंडिया में ट्रायल को भी थोड़ा फास्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है ट्रायल कंक्लूड हो सके। बहुत सारे हम बेल के ऑर्डर्स देखते हैं जहाँ पे कोर्ट ये भी कहता है कि ठीक है, अगर 6 महीने में ट्रायल नहीं हुआ तो हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे, 1 साल में ट्रायल नहीं हुआ तो हम देखेंगे, कंसिडर करेंगे। लेकिन 6 महीना 1 साल इस तरीके से जेल के अंदर बिता देना किसी के लिए बिना ट्रायल के, और बाद में साबित हो जाना कि इसने कोई क्राइम नहीं किया था, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा तकलीफदायक बात और क्या हो सकती है उस एक्यूज्ड के लिए, उसकी फैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए, जो जिनकी सिर्फ एक पर्सन अगर वो बिहाइंड द बार जाता है तो सिर्फ वो ही, उसकी ही लाइफ स्टेक पे नहीं होती है, उसकी पूरी फैमिली की लाइफ स्टेक पे होती है। फैमिली का रेपुटेशन एट स्टेक होता है। उसके बच्चों को जब वो बाहर जाते हैं मार्केट में या किसी से मिलने जाते हैं, उनको 100 तरीके के जवाब देने पड़ते हैं, उनको 100 तरह के कमेंट सुनने पड़ते हैं, उनकी लाइफ हेल हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों को जेल में सड़ाने के लिए। आप ट्रायल को प्रायोरिटी दीजिए और आप ट्रायल कीजिए और साबित कीजिए कि उन्होंने क्राइम किया है, ताकि जो है अगर उन्होंने क्राइम किया है तो ठीक है, आप उनको पनिश कीजिए। हालांकि उसमें भी उनके पास राइट हैं अपील के लिए, और वो रिवीजन में जा सकते हैं हायर कोर्ट्स में। और ऐसा भी हुआ है जहाँ पे ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया है और हायर कोर्ट ने उनको फिर भी एक्विट किया है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक को अपना राइट है। वो अगर सिर्फ जेल में चला गया इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गए, छीन लिए गए। ये नहीं होना चाहिए। आप उसको बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी दीजिए, उसको इनोसेंस अपना साबित करने का मौका तो दीजिए आप। इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्या जरूरत है कि मैं आज ही उसको पनिशमेंट दे दूं? उसको पनिशमेंट बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करके भी तो दिया जा सकता है। कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली राइट सर। इसमें फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट द कोर्ट्स एंड जजेस, राइट? जी। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे जजेस इनोसेंट है, कोई करप्ट नहीं है। जी। मेरा इमेजिनेटिव क्वेश्चन ये है, अगर कोई जज पैसा लेते पकड़ा गया, जी, फिर उन पे क्या होगा? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं कोई बायस्ड नहीं हूं किसी से। यस। और इसलिए नहीं कि मैं इस जुडिशल सर्विसेज में एक तरह से मैं एक लॉयर का रोल अदा कर रहा हूँ, इसलिए मैं फेवर करूँ। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आज हमारे कंट्री में जो जुडिशल प्रोसेस है, जो जजेस हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके वजह से हम आज भी सेफ महसूस करते हैं।
और हमें लगता है कि कहीं कुछ हो जाए, बट यहाँ पे उम्मीद है कि हमें जस्टिस मिल जाएगा। उम्मीद है, यस जी, चाहे हमारे साथ कितना भी नाइंसाफ़ी हो जाए, गलत हो जाए। और आज भी हम देखते हैं इतने बड़े बड़े इम्पोर्टेंट और अच्छे फैसले लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट्स जो हैं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कानून को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हाँ, जहाँ तक आपने बोला कि कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहाँ पे करप्शन रिलेटेड सिचुएशन हो सकता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो है सारे जजेस ऑनेस्ट हैं और कोई करप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पर एफआईआर रजिस्टर हुआ है, अरेस्ट भी हुए हैं बहुत सारे जजेस, उनके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी है, इन्वेस्टिगेशन भी हुआ है, और जो है बहुत सारे मामलों में वो अरेस्ट भी हुए हैं। इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता एट द सेम टाइम। और मेरा ये मानना है कि एक जज जो होता है उसको लोग गॉड के बाद जो दूसरा गॉड समझते हैं, भगवान का दर्जा मानते हैं लोग, और डरते भी हैं। और तो मुझे लगता है कि जज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल हो जाता है। कोई भी जब जज बनता है तो उसको ये बात समझना चाहिए कि उसे लोग एक जो है भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, कि वो जो फैसला सुनाएगा वो फैसला बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा और बिल्कुल कानून के फेवर में होगा, जस्टिस के फेवर में होगा। वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जो बात है, ये जजेस के भी दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप कोई भी ऐसा प्रोफेशन ले लीजिए जहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट इस तरीके का आपके लिए एप्लीकेबल ना हो। आप जो है खुल करके फीस मांगिए और आप काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं अगर पैसा कमाना है तो। लेकिन जिस दिन आप शपथ ले लेते हैं एज अ जज, तो आपको मान लेना चाहिए कि अब आप कोई भी ना प्रोफेशन में हैं, ना आप कोई बिजनेस में हैं, ना ही आपका कोई जाति है, ना आपका कोई धर्म है, ना आपका कोई कास्ट है, ना आपका कोई जेंडर है। फॉर दैट रीजन जिस समय आप उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं, आपके लिए हर व्यक्ति एक समान है। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही आपके लिए है, वही आपकी किताब है, वही आपका धर्म है, वही आपका कास्ट, वही आपका रिलीजन, वही आपका जेंडर, सब कुछ वही है, ताकि आप जो भी फैसला लें वो आप बायस्ड होकर के ना लें और आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई को फेवर करें, और जो हमारा संविधान है, हमारा कानून है, उसको फेवर करें। और जस्टिस जो है वही आपके लिए जो है सर्वप्रथम हो, जो फोरमोस्ट आपके लिए प्रायोरिटी जो है वो जस्टिस हो, और इसके अलावा कुछ नहीं हो। True. और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं ऐसे भी मामले सामने आते हैं, उनको भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी इंडियन सिटीजन हैं और सारे जो हमारे कानून हैं वो उनके लिए भी एप्लीकेबल हैं। हाँ, उनके लिए थोड़े, अगर जजेस हैं तो उनके लिए एक सर्टेन प्रोसीजर्स है, क्योंकि उसमें हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि एक आम जनता, राइट जी, अगर वो, या आम जनता इन द सेंस एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जी जो जज नहीं है जी, अगर वो करप्शन करता पकड़ा गया जी, तो जो उसके खिलाफ प्रोसीजर होगा जी, अगेंस्ट, इफ यू कंपेयर इट विद अ जज, क्या दोनों में डिफरेंस है? क्या जज को ज्यादा प्रोटेक्शन मिलता है बाय डिफॉल्ट? देखिए, कोई भी जज के ऊपर एलिगेशन अगर करप्शन का लगा है तो कहीं ना कहीं जो चीफ जस्टिस हैं उसके हायर कोर्ट के, उनका सैंक्शन जो है लगता है कानूनी तौर पे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई अगर जज के फैसले से सहमत नहीं है तो हो सकता है उसके ऊपर झूठा एक एफआईआर करने की कोशिश करे, केस फाइल कर दे, ऐसा भी हो सकता है बायस्ड होकर के। और इसलिए इसको प्रोटेक्टेड भी एक तरीके से रखा गया है जजेस को, क्योंकि उनकी एक डिग्निटी है। और जैसे मैंने कहा कि लोग उनको एक भगवान की तरह ट्रीट करते हैं, न्यायमूर्ति को, तो उनके साथ भी कोई गलत ना हो, इनजस्टिस ना हो, या उनको अननेसेसरली प्रेशराइज ना किया जाए ताकि वो गलत डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाएं, या उनको कोई दिक्कत हो कोई डिसीजन लेने में। तो इसको भी संभाला गया है हमारे कानूनी तौर पे, जिसको मतलब जो करना चाहिए तो वो भी है, एक सर्टेन प्रोटेक्शन है, बट एक लिमिट तक है। उसके बियॉन्ड दैट लिमिट उनको प्रोटेक्शन नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एफआईआर रजिस्टर हुए हैं, अरेस्ट भी हुए हैं जहाँ पे करप्शन के चार्जेस हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी मैं मानूंगा कि जो मेजोरिटी ऑफ जजेस आज की डेट में हैं वो बिल्कुल जो है लोगों का जो हित है, जो जस्टिस है, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसा करते रहें, ताकि हमारा जो देश है एक
मुझे लगता है कि लॉ अबाइडिंग कंट्री जो हम जिसको जानते हैं मानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का नाम है हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बड़े बड़े फैसले दिए हैं, बहुत ऐतिहासिक फैसले दिए हैं। और मुझे लगता है कि इसमें परसेंटेज ऑफ सच करप्ट लोग बहुत कम हैं, लेकिन जो भी हैं उनको कानून अपना जो है सजा देता है, देता आ रहा है, आगे भी देगा, और ये चलता रहेगा। और इस तरह से हमारा जो है मुझे लगता है लोगों का भरोसा बना रहे जुडिशियल सिस्टम में। मैं हमेशा यही चाहूँगा। राइट। मैंने सवाल क्यों पूछा मैं आपको बोलूँ, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने सुना होगा कि एनसीईआरटी में एक चैप्टर था जहाँ पे राइटर ने एक एग्जाम्पल दिया जहाँ पे उसने इंक्रीजिंग इन करप्शन इन सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा। जी। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है, जस्टिस शर्मा, राइट जी, सूर्यकांत शर्मा, उन्होंने सुमोटो ऑर्डर दिया कि वो चैप्टर निकाले, और एनसीईआरटी को बोला कि इस पब्लिशर या इस राइटर के साथ आपको कोई बिजनेस नहीं करना है। सो वाज दैट राइट? क्योंकि अल्टीमेटली जो राइटर उस बुक में, टेक्स्ट बुक में बोल रहे थे कि देयर इज अ राइज इन करप्शन विद इन सुप्रीम कोर्ट, जो सच भी हो सकता है, जो शायद सच होगा। तो वाज दिस इमीडिएट रिएक्शन? देखिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक एक बहुत ही सेंसिटिव एक विषय है, जहाँ पर बच्चे उसको पढ़ते हैं, और वो जो पढ़ते हैं वो पढ़ के उनका एक ब्रेन डेवलप होता है, उसको वो सीखते हैं, समझते हैं, और वो एक बहुत ही बड़ा प्रभाव उनके दिमाग में बनाता है। तो जैसे हम पहले देखते थे, जैसे फिल्में भी बनती थी जो लोगों पे इम्पैक्ट करता है, या हम देखें कि बहुत सारे प्लेज होते हैं वो भी इम्पैक्ट करता है लोगों के दिमाग पे। बहुत सारी जो गाँव में बहुत सारी लीला और ये सब बहुत सारी चीज़ें लोग करते थे, एक्ट, तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव लोगों के, बच्चों के दिमाग में पड़ता है। True. और उस समय अगर आप देखें तो बच्चों को यही सिखाया जाता था और जाता है, और यही सिखाया जाना चाहिए कि आपके लिए ऑनेस्टी कितना इम्पोर्टेंट है, आपको क्यों ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और ये जो पुराने ज़माने में भी जो लोगों ने ऑनेस्टी को जो अडॉप्ट किया, उससे उन्होंने क्या क्या हासिल किया, किस तरह से डिग्निटी उन्होंने लिया, और वो कितने डिग्निफाइड उनको माना गया। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में लोग हैं जो ऑनेस्टी के मिसाल रहे हैं। तो हमें बच्चों को, मुझे भी ऐसा लगता है कि पढ़ाना चाहिए ऑनेस्टी के बारे में। ठीक है, अगर कहीं करप्शन है तो उस करप्शन को कैसे डील करना चाहिए, इसके बारे में अगर आप बच्चों को अगर सिविल जानकारियां दे रहे हैं, सिविक्स में, कि क्या क्या आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कंप्लेंट कर सकते हैं, आप कैसे इसमें जस्टिस ले सकते हैं, तो ये बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप बचपन में ही अगर उसके दिमाग में ये डाल देते हैं कि भाई ये तो करप्ट जगह है, यहाँ तो तुम जाओगे यहाँ तो करप्शन है, बिलीफ सिस्टम ही हिल जाएगा, तो उसका तो फेथ ही खत्म हो जाएगा। आप तो फेथ को खत्म कर रहे हैं, और वो तो फिर डिसऑनेस्टी, वो तो ये देखेगा कि अच्छा अब तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस तरह से करप्शन की बात हो रही है तब तो बाकी कुछ बचता नहीं है। तो आप तो उसके ब्रेन को पहले करप्ट कर रहे हैं, आप तो उसको ऑलरेडी करप्शन के लिए आप उसको मोटिवेट कर रहे हैं बचपन से। तो मुझे लगता है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए कि करप्शन गलत है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो वो गलत है, लेकिन किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को ये बता देना कि ये करप्ट है या इसमें करप्ट एक्टिविटी होती है या हो रहा है, मुझे लगता है कि ये सही नहीं है आने वाले जनरेशन के लिए। आने वाले जनरेशन को हमें उनको ईमानदारी सिखाना है, हमें उनको सच्चाई सिखाना है, हमें इस सिस्टम को बदलने, कैसे बदला जा सके या इसको बदलना चाहिए, हमें वो उनको दिखाना है। वो तो तभी वो कर सकते हैं जब वो सही चीज़ों को सीखेंगे। अगर आप उनको हर रोज़ आप गलत चीज़ें दिखा रहे हैं तो वो तो गलत की तरफ ही जो है अपना कदम बढ़ाएंगे कि अरे यहाँ ये तो गलत हो रहा है, ये तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। देखिए मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको बताया, आज भी इसी वजह से देश चल रहा है। आप देखिए कितना भी आप जजमेंट पढ़ लीजिए भी, 10 दिनों का आप जितना भी जजमेंट्स आप निकालेंगे तो आपको 70-80% लगेगा कि नहीं ये सही ही किया है डिसीजन। आपको हो सकता है 20-30% आपको लगेगा नहीं इसमें ये हो सकता था या वो हो सकता था। और ये ऐसा होता है क्योंकि मे बी आपने केस के डिटेल्स को नहीं पढ़ा, आपके पास वो सारे फाइलें आपके पास मौजूद नहीं है, तो हो सकता है आपको लगे। लेकिन ये कह देना कि एक पर्टिकुलर
ये जो एक देखिए, जैसे मैंने बताया 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी या जुडिशरी। आप ये कह दें कि ये तो भाई ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, ये भी करप्ट है, तो फिर बच्चा बड़ा होकर के क्या ठीक कर पाएगा? क्या उसको किस तरीके का मोटिवेशन रहेगा उसके दिमाग में? तो मुझे लगता है कि आप उनको सिखाइए ज़रूर कि इसको कैसे इसको रोकना है, इससे बचना है। सिस्टम में अगर 30% भी अगर गड़बड़ी है तो इसको आप कैसे ठीक करोगे? True. ये नहीं कि ये तो पूरा 100% ही गलत है, तुम क्या करना चाहते हो जिंदगी में, तो कुछ है ही नहीं। तो वो क्या करेगा? बच्चा आगे पढ़ाई करेगा, देश छोड़ के बाहर जाएगा, बाहर जा करके दूसरे देश की इकोनॉमी में अपना हाथ बढ़ाएगा, अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सही है। मुझे लगता है कि सही ये होगा कि सिस्टम में अगर थोड़ी भी गड़बड़ी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सके। आप वो करप्शन जरूर पढ़ाएं, लेकिन आप ये नहीं बोलें कि ये डिपार्टमेंट करप्ट है, ये डिपार्टमेंट करप्ट है। आप ये बोलें कि करप्शन अगर कहीं पे भी है तो उस करप्शन को किस तरह से दूर करना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाना भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है जो होना चाहिए। आई एग्री विथ यू। आई थिंक आपने सही बात बोली कि अगर बिलीफ सिस्टम या फेथ ही नहीं रहा जी, फिर वो आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा जी। राइट। सर, हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस के वीडियोस भी देखते हैं, बहुत चल रहे हैं आजकल जी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, राइट। और यूजुअली जो कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ या जो एक परसेप्शन बनता है, राइट, कि जो जजेस जिस तरह से बात करते हैं लॉयर से, विटनेस से, राइट, थोड़ा उसमें एरोगेंस भी दिखता है, राइट। इज दैट राइट? देखिए, हो सकता है क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी होता है। हाँ, अगर कोई जज है या वकील है या किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में है right, तो उसके लिए कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्सनालिटी नहीं है कि आप Right. आज जज बन गए, वकील बन गए, पुलिस बन गए तो आपका ऑटोमेटिकली एक नया पर्सनालिटी बन जाएगा। Right. ऐसा नहीं है। हाँ, हर एक व्यक्ति का अपना ओन इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और हो सकता है कि किसी में थोड़ा बहुत एरोगेंस हो। और मैंने भी बहुत सारे कोर्ट्स में आर्ग्यू किया है। मुझे भी Right. कभी कभी लगता है कि ये कोर्ट थोड़ा एरोगेंट था, लेकिन जब मैं उसके फैसले पढ़ता हूँ, देखता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, एरोगेंस इसमें मुझे नहीं दिखा। ऐसा भी मुझे बहुत बार महसूस Right. हुआ। और कहीं कहीं जहाँ मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे बिल्कुल एरोगेंस नहीं है, लेकिन जब मैंने फैसला पढ़ा तो मुझे लगा इसमें थोड़ा सा एरोगेंस मुझे दिख रहा है। बिटवीन द लाइंस। जी जी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा इंडिविजुअल उस समय किस तरीके से बात कर रहा है, Right. इससे उसके एरोगेंस को तय किया जा सके। राइट, ये डिपेंड करेगा। बट हाँ, अपना अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी है। राइट, और मुझे नहीं लगता कि किसी में एरोगेंस होना चाहिए फॉर दैट मैटर। राइट, क्योंकि चाहे कोई भी हो, अपनी चेयर पे अगर वो बैठा है तो वो जनता के लिए बैठा है, Yes. लोगों के लिए बैठा है, लोगों को न्याय देने के लिए बैठा है, लोगों के हित के लिए बैठा है। तो उसमें एरोगेंस होना मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अगर किसी में भी है तो इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, मैं भी हूँ। तो एरोगेंस मुझे लगता है ये गलत है। एरोगेंस नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल, अगर कोई आपको लगता है आप उसकी बात से सहमत नहीं है तो आप अपनी असहमति, आपका जो है वो आप बता सकते हैं उसको कि भाई मैं आपसे एग्री नहीं करता हूँ, मैं एग्री नहीं करता हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अपने रीजनिंग्स हैं उसके लिए। आप अपने रीजंस को जरूर बता सकते हैं, बट एरोगेंट होना उसके लिए कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप अपने तरीके से आप अपनी बात को आप रख सकते हैं और बहुत ही मुझे लगता है आप एक सभ्य व्यक्ति की तरह अपनी बात को आप रख सकते हैं। और हर डिपार्टमेंट में इस बात की आपको छूट है। और क्योंकि हमें आर्टिकल 19 मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप अपनी बात को रख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एरोगेंस मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए किसी में। ट्रू, आई एग्री। सर, नेक्स्ट सेगमेंट में आई वांटेड टू आस्क, राइट, कि देयर इज अ इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, राइट, बट ऐसे केसेस भी सामने आ रहे हैं जो फेक केसेस है, राइट, फेक डाउरी केसेस, फेक डोमेस्टिक वायलेंस, राइट, एंड स्पेशली मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट वुमेन, राइट, तो फॉर मेन। तो क्या आपके नज़रों में कोई ऐसा केस है? इफ़ यू कुड गिव अस इनसाइट्स कि हाउ डिड यू फाइंड आउट कि यार ये तो फेक केस है, ये तो फेक डाउरी या फेक XYZ केस है? देखिए, जब कोई भी कानून बनता है तो वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बनाया जाता है। अब जैसे क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसके लिए हमारे पास बहुत सारे कानून बनाए गए और क्राइम्स अगेंस्ट विमेन होता भी है, हुआ भी है। और हमने कितने बड़े बड़े ऐसे जो केसेस हैं हमने देखे हैं, चाहे वो निर्भया हो या ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे क्राइम्स हुए हैं विमेन के अगेंस्ट में। और इसी वजह से कानून को और स्ट्रिक्ट बनाया गया, टाइम टू टाइम इसको जो है और इम्प्रूव किया गया।
जैसे पॉक्सो बाद में बनाया गया निर्भया को देखते हुए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बट हर कानून का जो है गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ये बात भी हमारे लेजिस्लेचर को समझने की ज़रूरत है। साथ में एग्जीक्यूटिव को भी समझने की ज़रूरत है, जो उस कानून का को जो है एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो पुलिस हो या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या जुडिशरी हो, ये इनको भी समझना ज़रूरी है कि कानून जितना सख्त है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ज़्यादा बढ़ जाती है। कि कोई भी इनोसेंट पर्सन इसमें पनिशमेंट उसको नहीं मिलना चाहिए। ऐसे कितने सारे केसेस हैं जो हमने देखा है, जो फेक भी फाइल हुए हैं। कुछ एग्जांपल है आपके पास? जो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता नाम नहीं, बट जस्ट, लेकिन हाँ बहुत सारे केसेस हैं। कुछ केसेस मेरे पास भी आए थे जहाँ लोग जो है मैट्रिमोनियल साइट पे मिले, दोनों में दोस्ती हुई, दोनों में फिजिकल रिलेशन बना, विद कंसेंट बना, कोई मैरिज का प्रॉमिस भी नहीं था। उसके बाद नहीं जमा, दोनों फैमिली को लगा कि नहीं ये जो है इनकी शादी होना जो है नहीं जमेगा, या कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद नहीं हुआ, महीनों बीत गए, लड़के ने कहीं और शादी भी कर ली, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो है FIR होता है कि मेरे साथ जो है सेक्सुअल अब्यूज हुआ, रेप हुआ। ऐसे कितने सारे मामले हैं तो जहाँ पे ये साबित करना कि मैरिज का कोई प्रॉमिस नहीं था, ये इतना आसान नहीं होता है। ये बहुत डिफिकल्ट होता है इनोसेंस प्रूफ करना। और मेरा दोनों है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं बार फिर से दोहरा रहा हूँ, जहाँ क्राइम हुआ है अगेंस्ट वुमेन, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। बट एट द सेम टाइम जो है कानून का मिसयूज नहीं होना चाहिए, चाहे वो मैट्रिमोनियल रिलेटेड केसेस हों। आप देखिए कि कितने सारे ऐसे केसेस हम देखते हैं जहाँ पे हस्बैंड है, उसके रिलेटिव्स वो रहते भी नहीं हैं घर में, लेकिन उनके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बने हुए हैं, लगे हुए हैं। और कितने जगह पे हाई कोर्ट्स ने इनको क्वैश किया है कि ये भाई ये तो गलत केस बनाया गया है, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके का क्राइम का होना। ना ही कोई एविडेंस है, ना ही कोई प्रूव है कि ऐसा जो है हुआ है उसके साथ, या डाउरी मांगने का कोई एविडेंस नहीं है, कोई फोन कॉल रिकॉर्ड या फिर कोई व्हाट्सएप या कोई कॉन्वर्सेशन, कोई विटनेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये मामले जो है अभी हमने देखे हैं। और इस तरह से मैट्रिमोनियल केसेस में आप देखिए कि बड़े एलिमनी लेने के बाद सारे केसेस को बंद कर दिया जाता है, सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो गया, एज इफ कि कोई क्राइम हुआ ही नहीं था। पैसे मिल गए, एलिमनी हो गया, ये ख़त्म हो गया। मुझे लगता है ये सही नहीं है। जहाँ पे क्राइम हुआ है उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एलिमनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस तरीके के केस अगर रजिस्टर हुए हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये मिसयूज ऑफ लॉ है, अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है, ये गलत है। क्योंकि जिस तरह से डाउरी गलत है उसी तरह से गलत तरीके से एलिमनी जो है निकालना वो भी गलत है। दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। और मेंटेनेंस बिल्कुल, इट इज़ द राइट ऑफ अ वुमन कि उसको मेंटेनेंस मिले। जहाँ पे शादी हुई है और हस्बैंड ध्यान नहीं दे रहा है या पे नहीं कर रहा है, उसका मेंटेनेंस का उसका अपना राइट है, प्रोविजन है लॉ में। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, राइट, पर अगर वुमेन इंडिपेंडेंट है, राइट जी, और जो हस्बैंड है उसकी उतनी सैलरी नहीं है या उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी इनकम उतनी नहीं है, तो उस मामले में क्या हस्बैंड को एलिमनी देना कंपलसरी है? देखिए, सिर्फ वुमेन नहीं बल्कि जो पेरेंट्स हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। अच्छा, हस्बैंड भी चाहे तो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है, ये भी प्रोविजन है। बहुत कम लोग जानते होंगे जिनको इनकम नहीं भी है तो भी उन्होंने कभी एलिमनी डिमांड नहीं किया, मेंटेनेंस डिमांड नहीं किया। उनको लगा कि डिग्निटी के साथ अलग हो जाना ही मेरे लिए सही है, क्योंकि ये जो पर्सन है, या उसको लगा कि ये जो मेरी वाइफ है, ये हम आपस में हम नहीं रह सकते, तो वो अलग होते हैं ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। बहुत जगह वो एलिमनी मेंटेनेंस नहीं भी मांगती है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा नहीं है, मैं कुछ केसेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हो सकता है अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जो कि गलत है। मेरा मानना है कि कानून का गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको पूरा राइट है कि आप जाके जस्टिस लीजिए, कोर्ट में जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए। अगर आपके साथ गलत हुआ है आप जस्टिस के लिए आवाज़ लगाइए, और आप जस्टिस आपका राइट है। बट अगर आपको उसमें गलत अगर आप केस बनाते हैं तो वो नहीं होना चाहिए, उससे बचना चाहिए। और मैं लॉयर्स भी जो हमारे हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि
बिल्कुल अपने क्लाइंट को सही सजेशन दें, क्योंकि उनका भी फ्यूचर है, घर है। क्योंकि अगर लड़ाइयाँ होती हैं दो फैमिलीज़ के बीच में, कोर्ट में नाम खराब होता है, रेपुटेशन खराब होता है, इज्जत उछाला जाता है और उनकी डिग्निटी के साथ खिलवाड़ होता है, तो ये ना हो। और कोशिश कोर्ट्स ने भी यही बोला है कि लॉयर्स जो हैं उनकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि दो फैमिलीज़ में अगर नहीं जम सकता, वो एक साथ नहीं रह सकते, तो उनको अगर डिवाइड भी होना है, अलग भी होना है, तो उस मामलों में जो है किस तरह से डिग्निफाइड वे में वो सेपरेशन हो सके, इस पे फोकस होना चाहिए। ना कि आप एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाते जाएं। इसमें बच्चे भी जो होते हैं वो भी सफ़र करते हैं, उनकी कस्टडी को लेकर के भी इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। इसमें भी मुझे लगता है हस्बैंड और वाइफ दोनों को ये सोचना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो कोई कमोडिटीज़ नहीं हैं कि आप जिसके लिए आप लड़ेंगे इस तरीके से। दोनों को ये समझना चाहिए कि बच्चे का फ्यूचर ना खराब हो। हम अलग हो गए हैं, लेकिन बच्चे तो दोनों माँ बाप से जुड़े हुए हैं। बच्चे तो अलग नहीं हो सकते रिलेशनशिप से। तो अब कभी मदर फादर को बिल्कुल मिलने नहीं दे रही है, या फादर जो है बच्चे को लेके कहीं चला गया कि भाई मैं मिलने नहीं दूंगा, तो ये गलत है। आप उसको कॉमोडिटी की तरह ट्रीट ना करें। और जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि म्यूचुअली बैठ करके आपस में दो फैमिलीज जो है अपने किसी फैमिली लॉयर को भी अगर इन्वॉल्व करना चाहें तो करके बहुत सारे इस तरह के मामलों को जो है सलटाया जा सकता है, समझा करके प्यार से। ऐसा कौन सा हल है जो नहीं निकाला जा सकता? मुझे लगता है बहुत सारे हल निकाले जा सकते हैं। तो जो फैमिली मैटर्स हैं उसको मुझे नहीं लगता कि एक क्रिमिनल रूप दे देना हर एक केसेस में जो हम देख रहे हैं आजकल। तो आप जैसे कोर्ट्स में जाएं, अगर आप देखें तो चलने की जगह नहीं है। और मोस्ट ऑफ द जो केसेस हैं अगर आप देखें तो मैट्रिमोनियल जो है केसेस ही चल रहे हैं। तो ये सही नहीं है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। और जो हमारे जो बच्चे हैं जो ग्रो हो रहे हैं वो ये सब देखें कोर्ट में जा करके, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा मानना है कि हर डिस्प्यूट को प्यार से एमिकेबल वे में जो है सुलझाया जा सकता है। और जो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं या कोई लॉयर भी हो, फैमिली लॉयर हो या कोई भी हो एडवाइस देने वाला, वो यही कोशिश करे कि इसको किस तरीके से जो है एमिकेबल वे में जो है इसको सेटल किया जा सकता है, और उनको करना चाहिए। सर आपने इसमें दो चीज़ बोली, उसमें मुझे और क्वेश्चन है आपको। और आपने मैट्रिमोनियल का एग्जांपल दिया, राइट? तो सर आज की जनरेशन को आप देखो, राइट, लोग कैजुअली डेट करते हैं, फिजिकल रिलेशन भी होता है, राइट? आई डोंट थिंक सो मोस्ट ऑफ देम प्रॉमिस फॉर मैरिज, राइट? तो ऐसे में अगर कोई फिजिकल रिलेशन कर रहा है, राइट, सो व्हाट ही और शी, स्पेशली ही, कुड डू लीगली अवेयरनेस, राइट? देयर हैज टू बी लीगल अवेयरनेस कि फ्यूचर में उसे प्रॉब्लम ना आए। देखिए, अगर कोई इस तरह का एलिगेशन बाद में लगाया जाता है कि भाई मेरा कंसेंट जो था इस लड़के को वो इस वजह से था क्योंकि इसने जो है शादी के लिए मुझे प्रॉमिस किया था और इस वजह से मैं फिजिकल रिलेशन में इसके साथ आई, लेकिन आज की डेट में ये मना कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है सेक्शन 69 है BNS में, जो नया लॉ में भी, उसमें 10 साल तक का पनिशमेंट जो है प्रिस्क्राइब्ड है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये साबित करना है उस लड़के को जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उसने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था, कोई भी इस तरीके का प्रॉमिस नहीं था। तो मुझे लगता है कि कोई भी जो कॉन्वर्सेशन हमारा होता है, व्हाट्सएप चैट होता है या जो बात करते हैं उसके रिकॉर्ड्स होते हैं या विटनेसेस होते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हाँ इसने ये प्रॉमिस किया था, तब तो बहुत डिफ़िकल्ट है इनोसेंस को साबित करना। बट जहाँ पे क्लियर व्हाट्सएप चैट्स हैं, जहाँ ये क्लियर होता है कि मैरिज जो था वो बिल्कुल कहीं भी जो था ही नहीं पिक्चर में, और ये जो था दो एडल्ट के ऑब्वियसली कंसेंट से हुआ था, तो ऐसे मामलों में रिलीफ कोर्ट्स देता भी है और बेल जो है ग्रांट किया जाता है, चाहे वो एंटिसिपेटरी बेल हो या फिर रेगुलर बेल हो अरेस्ट होने के बाद। तो कोर्ट्स ने ऐसे बहुत सारे मामलों में कंसिडर किया है कि जहाँ पे दोनों के रिलेशनशिप जो है कंसेंट से हैं एक दूसरे के और इस तरीके की कोई बात नहीं है, तो कोर्ट ने जो है जस्टिस दिया है और लड़के को जो है बेल भी दिया है। पर बेल मिलने के बाद केस चलते रहता है? जी, बेल मिलने के बाद जो एक्यूज्ड है उसको अपना राइट है कि अगर चार्जशीट फाइल हुआ है तो वो डिस्चार्ज पिटिशन फाइल कर सकता है ट्रायल कोर्ट में, या नहीं तो वो हाई कोर्ट में जो है
क्वैशिंग के लिए भी जा सकता है, एफआईआर के लिए या चार्जशीट के क्वैशिंग के लिए, ये उसका अपना इंडिविजुअल राइट है। और जो कोर्ट्स हैं वो मेरिट को देखते हुए डिसाइड करेंगे कि इसको डिस्चार्ज करना चाहिए या क्वैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझ गया सर। हम अभी कुछ केसेस हमने देखे इंडिया में जहाँ पे पुलिस ने एनकाउंटर किया, राइट। फॉर एग्जांपल आतिक अंसारी, वो प्रूव नहीं हुआ है बट एनीवे कोई एनकाउंटर्स प्रूव नहीं हुए, जिसको आई थिंक टर्म है एक्स्ट्रा जुडिशियल, राइट। अगर आप जनता की नज़र से देखो, ऑडियंस की नज़र से, सो दे फील गुड अबाउट इट, बट व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, मेरा टेक इसमें भी यही है कि हर तरीके से एक्यूज्ड को अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रॉपर ट्रायल का, वो उससे नहीं छीना जा सकता। और ये कह देना कि किसी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया क्योंकि उसने सो एंड सो क्राइम किया था, ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये सही स्टेटमेंट होना चाहिए। तब तो जुडिशियल सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो जज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जिसको जो मर्जी आए वो बोलेगा कि हाँ मैंने मार दिया क्योंकि ये क्रिमिनल था। वो क्रिमिनल था नहीं था ये तो कोर्ट तय करेगा, ये तो ट्रायल तय करेगा, आप कैसे तय कर लेंगे? और ऐसे बहुत सारे मामले इनकाउंटर के ही नहीं, इनकाउंटर में भी कोर्ट ने बहुत ही स्ट्रिक्चर्स दिए हैं कि ऐसा जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंट्री में। उसके अलावा जो कस्टोडियल डेथ्स हुए हैं उस पर भी बहुत सारे कोर्ट्स जो है सख्त हुए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में कि कस्टोडियल डेथ नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की है जिसको वो अरेस्ट करके लेके आते हैं कि वो सुरक्षित रहे और उसके साथ कोई भी गलत व्यवहार ना हो, ये भी जिम्मेदारी डिपार्टमेंट की है। और ये जो है एक इंडिविजुअल का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है, जिसको कोई नहीं छीन सकता। और इसलिए इनकाउंटर जो है इसको किसी भी कोर्ट ने अप्रिशिएट नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि कभी कोई फ्यूचर में कोई भी कोर्ट इसको अप्रिशिएट करेगा, क्योंकि ट्रायल प्रोसेस जो है वही एकमात्र तरीका है किसी भी एक्यूज्ड को गुनहगार साबित करने का। इसके अलावा और कोई तरीका ना है ना हो सकता है। समझिए। ऑलराइट सर, नाउ वी आर ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लेग। मेरे को एक क्यूरियस सवाल है, एक क्रिमिनल लॉयर कितना कमा लेता है? देखिए क्या है कि एक क्रिमिनल लॉयर अगर मैं बोलूं तो एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर सिर्फ कमर्शियल केसेस ही नहीं होते हैं उसके पास। उसके पास बहुत सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जो वो एक नोबल प्रोफेशन की तरह उसको हैंडल करता है, जहां उसको लगता है कि ये मेरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरा जो है मेरा दायित्व बनता है कि मैं इस पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है, इसको गलत केस में फंसाया गया है पूरी तरीके से, इसके पास पैसा नहीं है देने के लिए और ये अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन ये एक अच्छा व्यक्ति है और ये गलत प्रॉब्लम में फंस गया है। तो जो है हमारे जैसे बहुत सारे हमारे लॉयर्स हैं जो मदद करते हैं, हेल्प करते हैं और उसको जो है प्रो बोनो केस हम बोलते हैं, प्रो बोनो केसेस वो लड़ते हैं ऐसे लोगों के लिए। और इन केसेस का जो खर्चा है या जो स्टाफ का जो एक्सपेंस है, ऑफिस का एक्सपेंस है, वो जो दूसरे जो कमर्शियल हमारे जो केसेस होते हैं जहाँ क्लाइंट्स जो है अफोर्ड कर सकते हैं, हमारा ये वहीं से रिकवर होता है। तो ये कहना कि क्या कमा लेता है ये बहुत डिफिकल्ट होगा। इट्स अ गुड थिंग। मतलब मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ कि जो एस्पायरिंग लॉ स्टूडेंट है, राइट, दे वुड बी क्यूरियस टू लिसन। मेरे हिसाब से पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, सबको कमाना चाहिए। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ। नहीं देखिए, इसमें कोई लिमिट नहीं है। ये प्रोफेशन एक ऐसा है जो हो सकता है कोई टू व्हीलर में भी चले और कोई हो सकता है चार्टर्ड फ्लाइट में भी चले। तो इसमें बहुत वेरिएशन है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने केसेस को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके के आपके क्लाइंटेल धीरे धीरे बन रहे हैं और वो आपको कितना अफोर्ड कर सकते हैं और उनकी जो अफोर्डेबिलिटी है वो डिपेंड करता है कि आप उनके लिए किस तरीके की स्ट्रेटेजी और किस तरीके का आप रिलीफ उनको लीगली दिला पाते हैं। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें जो है प्ले करते हैं। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है। इट इज़ everybody's own decision and potential by which they can earn their livelihood and the luxuries also at the same time.